नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। बाबा जी की कहानी है जिनका एक यूनिक स्टाइल था। वो जब भी भिक्षा मांगने के लिए कहीं जाते थे तो भजन गुनगुनाते थे, भजन गाते थे, उसके बाद में भिक्षा मिलती तो ठीक, वरना अगले घर की तरफ निकल जाते थे। बाबा जी सुबह भिक्षा मांगने के लिए जाते, शाम में भिक्षा मांगने के लिए जाते, लेकिन ऐसे बहुत कम घर होते थे जहाँ से उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी। सब लोग उन्हें भिक्षा दे ही देते थे कि इतना सुंदर भजन गा रहे हैं तो भिक्षा मिल जाती थी। जल्दी सुबह जग करके तपस्या करते थे, बीच में जब समय मिलता तपस्या करते थे। बहुत ज्ञानी महात्मा थे। एक दिन ऐसे वो एक घर के बाहर से निकल रहे थे, बड़ा आलीशान सा बंगला था। वो खड़े हो गए उसके बाहर और भजन गुनगुनाना शुरू किया, प्रार्थना गाना शुरू किया भगवान की। उस घर के जो मालिक थे सेठ जी, उन्होंने देखा कि बाबा जी बाहर खड़े हुए। अंदर आकर के देखा तो जो सेठानी जी थी वो किचन में थी, वो अपना भोजन बना रही थी। तो सेठ जी को लगा कि अभी भोजन बना के दे देगी जो भी बनाए घर में। सेठ जी अपने काम में व्यस्त हो गए। बाहर से भजन गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, थोड़ा समय हो गया तो सेठ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है। किचन में जाकर के देखा तो लगभग रोटियां तैयार थी। सेठानी जब बाकी काम कर रही थी किचन में साफ सफाई का, तो सेठ जी ने कह दिया कि क्या कर रही हो, बाहर महात्मा जी खड़े हुए हैं, भजन गा रहे हैं, भोजन भी तैयार है, कुछ उन्हें जाकर के दे दो, पुण्य मिलेगा। तो सेठानी जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं उनको भोजन नहीं देना चाह रही हूँ, बात ऐसी कि वो बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं और अगर मैंने जाकर के भी भोजन दे दिया तो भजन बीच में रुक जाएगा और वो अगले घर की तरफ निकल जाएंगे। मुझे पूरी प्रार्थना सुननी है, उसके बाद में जाकर के भोजन दूंगा। जब ये बात सेठ जी ने सुनी तो मुस्कुरा गए। उन्हें समझ में आ गया कि भजन तो बड़ा अच्छा है, एक बार हम भी पूरा सुन लेते हैं। कहानी बहुत छोटी है लेकिन सार बहुत बड़ा है। इस कहानी का सार ये है कि जीवन में अगर कभी आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना ऊपर वाला नहीं सुन रहा है, तो क्या पता सेठानी जी की तरह वो भी इंतजार कर रहे हो कि आपकी प्रार्थना पूरी हो, उसमें थोड़ा और भाव हो, थोड़ी और श्रद्धा हो, थोड़ी और भक्ति हो, तब जाकर के शायद आपकी बात वो सुन ले। और एक बात है, लाइफ में बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में थोड़ा टफ टाइम आ जाता है, बुरा समय आ जाता है तो कोसने लग जाते हैं ऊपर वाले को कि भगवान ने कर दिया, वो कर दिया, मेरी तो सुनते ही नहीं, अच्छे लोगों की तो पूछ ही नहीं है, वो बहुत कुछ कहने लग जाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कभी आप बीमार पड़ गए तो क्या भोजन करना छोड़ देंगे? आप बहुत ज़्यादा तबीयत आपकी खराब होगी तो क्या सांस लेना छोड़ देंगे? ये बेसिक थिंग्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की। ठीक ऐसे ही प्रार्थना भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप भोजन छोड़ देंगे तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, और अगर प्रार्थना छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं बचेंगे। क्योंकि कई बार जब हमें लग रहा होता है कि मेरी लाइफ में बुरा समय चल रहा है, कई बार लग रहा होता है बुरा समय चल रहा है, ऊपर वाला मेरे साथ क्या कर रहा है। हो सकता है कि उन्होंने ही आपका हाथ थाम रखा हो, वरना आपकी जो गाड़ी है वो छूटने को। हो सकता है कि आपके साथ ज़्यादा बुरा होने वाला हो लेकिन उनकी कृपा से थोड़ा कम बुरा हो रहा हो। तो लाइफ के हर सीन में पॉजिटिविटी ढूंढते चाहिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ। लेकिन आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ अगर वो नहीं होती तो शायद आप सिर्फ गुड मॉर्निंग सर ही कह रहे होते, क्योंकि मैम होती नहीं। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले जी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करते हैं। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। 1831 का साल था, जनवरी का महीना, 3 तारीख, जन्म हुआ सावित्री बाई फुले जी का, जो कि देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके फादर का नाम खंडोजी देवसे था और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। उनके बचपन के किस्से को अंग्रेजी किताब को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनके पिताजी खंडोजी ने देख लिया और वो किताब के पन्ने फाड़ करके फेंक दिए। उन्हें समझाया कि बेटा, हम जिस जाति में पैदा हुए हैं हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तब से सावित्री बाई के मन में शिक्षा को लेकर एक नई आग जल चुकी थी। वो चाहती थी कि बहुत पढ़ूं और बाकी जितनी मेरी साथ की बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको भी पढ़ाऊं। इसी थॉट के साथ में वो ससुराल में पहुंच चुकी थी, जिनसे उनकी शादी हुई, जिन्हें बाद में महात्मा की उपाधि मिली, ज्योतिराव फुले जी। ज्योतिबा, जब उन्हें मालूम चला कि उनकी पत्नी जो है पढ़ना लिखना चाहती है तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। घर में तो पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था। तो खेत में जहाँ ज्योतिबा काम करते थे, जब सावित्री जी पहुंचती थी खाना लेकर के, तो तब उन्हें दिन में पढ़ाते थे। लेकिन ये बात कितने समय के लिए चुप थी। जैसे ये बात घर वालों को, ससुराल वालों को मालूम चली, दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। इनकी जीवन यात्रा एक अद्भुत यात्रा है और आज 5 लर्निंग नहीं बल्कि सिर्फ एक बात सिखाना चाहता हूँ इनकी कहानी को सुना करके, कि जीवन में जो आप ठान लें उसे कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि क्या आप वाकई में उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। तो आइए सावित्री बाई फुले जी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था, घर तो छोड़ दिया था, लेकिन इस कपल ने, इस दंपत्ति ने समाज कल्याण के काम नहीं छोड़े थे। ज्योतिबा के मित्र थे उस्मान शेख, उनके घर में इन्होंने शरण ली। उस्मान शेख की जो बहन थी फातिमा शेख, वो सावित्री बाई की अच्छी मित्र बन गई और बात उन्होंने बताया कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो दोनों ने साथ में पढ़ाई पूरी की और उसके बाद में जब 17 साल की उम्र थी सावित्री बाई की, तो वो चाहती थी कि बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला जाए। 17 साल की उम्र आज के जमाने में वो उम्र है जब काफी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के आसपास होते हैं, 12th तक पहुंच चुके होते हैं। लेकिन उस उम्र में ये टीचर बनना चाहती थी, बाकी बच्चों का भी भविष्य सुधारना चाहती थी। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि स्कूल कहाँ खोला जाए। इतने संसाधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे। तो फातिमा शेख के घर में ही स्कूल खोला गया। 1848 में पहला स्कूल खोला गया और 1851 आते 3 स्कूल और खोले जा चुके थे और 150 बालिकाएं इनके स्कूल्स में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक अलग रास्ते पर चल चुकी थी सावित्री बाई फुले, अपने पति, अपनी दोस्त की मदद से। बताया जाता है, कहा जाता है कि जब ये स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो बाकी समाज के लोग, जिनको अच्छा नहीं लगता था कि भाई पिछड़े वर्ग के लोग भी पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, क्योंकि महिला शिक्षा के बारे में कोई बात करता नहीं था, तो इन पर सड़े टमाटर फेंके जाते थे, कीचड़ उछाला जाता था, स्कूल जाते आते साड़ी गंदी हो जाती थी। तो एक दिन इनके पति ने इनको सजेस्ट किया, ज्योतिबा ने, कि आप 2 साड़ी रखिए, एक मैली साड़ी पहन के जाइए, एक अच्छी साड़ी बैग में रख के ले जाइए, वहाँ जाकर चेंज कर लीजिए। तो कुछ दिनों तक ऐसा करती रही, लेकिन कब तक ये चलता। एक दिन एक आदमी आगे खड़ा होकर कहने लगा सावित्री बाई को कि अगर आपने बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बहुत अनाप शनाप बातें कर रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। बहुत सारे लोग देख रहे थे आसपास, लेकिन आ नहीं रहे थे बचाने के लिए, बीच में कोई पढ़ नहीं रहा था। वो कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता तो फिर आपको अपनी आवाज़ खुद को बुलंद करनी होती है। सावित्री बाई आगे बढ़ी और बढ़ करके उस आदमी को जोर का तमाचा लगा दिया। उस दिन के बाद से लोगों ने इन पर कीचड़ फेंकना, सड़े टमाटर फेंकना बंद कर दिया। सुगना बाई नाम की महिला का भी इनको भरपूर साथ मिला और शिक्षा के जो आंदोलन था उसमें सुगना बाई भी इनके साथ हो चली।
और बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने पूरे देश में एक अलग आवाज उठा दी। 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जिस समय भारत में बहुत सारी कुरीतियां जो थी वो फैलती चली जा रही थी। एक ऐसी कुरीति थी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसे अलग रहना होता था, समाज उसका बहिष्कार कर देता था। एक तरफ तो उसे अलग कर दिया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ दोगलापन यह था कि ऐसी महिलाओं का यौन शोषण भी होता था। और जब वो गर्भवती हो जाती थी तो लोक लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए उनके पास में आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। सावित्री बाई एक स्वर के बाद दूसरा स्वर आता है। इसका टाइम रखा गया है कि किसी किसी 60 to 90 मिनट और हर एक स्वर में 5 तत्व सीक्वेंस ही आते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अभी दे देंगे। चेंज हुआ, सीक्वेंस चेंज हुआ तो आपके कोई ना कोई सिग्नल दे रही है बॉडी कि आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका कोई प्रोग्राम गड़बड़ होने वाला है। हर समय आपके लिए एक एडवाइजर आपके साथ बिल्ट है, उससे बस पूछते जाइए, वो जैसा बताता जाएगा वैसे